सैम्पल पेपर 4 है, सोल्व करते हैं। ICSC के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x+2 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x³ प्लस ax² प्लस b इज इक्वल टू 0 देन। एक पोलिनोमियल दे दिया है, उसका एक फैक्टर दे दिया है और उसके बाद पूछ रहा है कि अगर हम इससे सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या है। हमारे पास गिवन है क्या, x+2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। अभी हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो px है, x³ प्लस ax² प्लस b इज इक्वल टू 0। जहाँ पे मुझे x की वैल्यू ऑलरेडी पता है कि -2 है, मुझे उससे सेटिस्फाई करना। यही मेथड है इसका करने का, सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है। तो px की जगह हम -2 को इसमें पुट कर देंगे, तो -2³ प्लस a -2 का स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0, -8 प्लस 4 हो जाएगा, 4a प्लस b इज इक्वल टू 0। और हमारे पास वेरिएबल एक साइड हो जाएंगे, फिगर एक साइड हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं 4a प्लस b इज इक्वल टू 8। ये इसका आंसर है, यानी कि हम यहाँ पे ऑप्शन 3 को ले सकते हैं। बी पार्ट है, जोसेफ गेट्स 975 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 year बाई डिपॉजिटिंग 1500 पर मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, देन द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज। जोसेफ है, उसे 975 रुपये इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं लास्ट में साल के, और वो इसके लिए डिपॉजिट करता है पर मंथ 1500 रुपीज़। और ये जो इसने डिपॉजिट किए हैं RD स्कीम में डिपॉजिट किए हैं, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उसे 10% का। मैच्योरिटी वैल्यू इसने हमारे से पूछ ली है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे सिंपल तरीका है सोल्व करने का, जो भी गिवन है उसे आप लिखते जाओ, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास इंटरेस्ट है कितना, 975, मैच्योरिटी वैल्यू है, नहीं मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, P हमें गिवन है कितना 1500 और R है मेरे पास 10%। MV का जो फार्मूला है हमारा कितना है, PN प्लस PN N प्लस 1 R डिवाइड में 12 इंटू 2 इंटू 100। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं फार्मूला को, PN इसमें से कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस N प्लस 1 इंटू R डिवाइड बाई 24 इंटू 100। मैंने 12 की मल्टीप्लाई कर दी है 2 में। तो PN वैल्यू पुट कर देते हैं, P है मेरे पास 1500, N है मेरा कितने साल के लिए जमा किया है इसने 1 year, तो ये हो गया 12। यहाँ पे हम N लिख लेते हैं 12, मंथ्स में काउंट होता है हमेशा ये। विद इन ब्रैकेट 1 प्लस N प्लस 1 का मतलब 13, 12 प्लस 1 हो जाएगा। R मेरा दे रखा है इसने 10 और यहाँ पे हो गया 24 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई है, बचा है जो मेरे पास उसे यहाँ पर लिख लेते हैं 1500 इंटू 12, 1 करके एलसीएम ले लिया यहाँ पे हमने, 240 है, 240 यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस के 13 है, डिवाइड में 240, 0 से 0 डिवाइड हो गई है, 12 से 24 2 टाइम्स डिवाइड हो गया है, 2 से ये हो गया है 75 टाइम्स डिवाइड। बस अभी जो बचा है उसको लिख के उसकी मल्टीप्लाई कर दो। अभी हमारे पास है 240 और प्लस ये 253 इंटू 75। 253 की अगर हम 75 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और एक 26, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 5 जा 35, 35 2 7 और 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 5 7 9 8 1, यानी कि मेरा जो थर्ड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। डी पार्ट है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड AB इज ए टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट B। इफ एंगल CFB इज इक्वल टू 50 डिग्री द वैल्यू ऑफ एंगल X इज।
यहाँ पे दे दिया ए बी टेंजेंट है, दो अलग से ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक टेंजेंट पे बेस्ड है और एक सर्किल पे है, बट सर्किल से बाहर तक प्रोड्यूस हो रहा, और उसमें एक हमें इसने एंगल दे दिया और ये एंगल एक्स इसने हमारे से पूछ लिया। ठीक है, तो इसे सोल्व करते हैं। एक चीज़ मुझे पता है कि टेंजेंट पे जो बनने वाले एंगल होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री बनते हैं, यानी कि ये एंगल जो है मेरा ये बनेगा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो इसका थर्ड एंगल कितने का हो जाएगा 40 डिग्री का, तो ये 40 डिग्री हो गया। और ये जो 40 डिग्री एंगल है ये, और जो इसने हमारे से पूछा है सेम कोड पे बने हुए हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो ये एंगल और ये एंगल सेम कोड पे, सर्किल के अंदर बनने वाले सेम कोड के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और एक्स इज इक्वल टू इसलिए हमारा 40 है। आई होप समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लो, ये 90 डिग्री इसलिए था क्योंकि ये टेंजेंट पे एंगल है, 90 डिग्री आ गया, ये 50, ये 90, तो बचा हुआ हमारा जो एंगल है वो 40, और सेम कोड पे बनने वाले एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 40, तो थर्ड इसका ऑप्शन है, फोर्थ इसका ऑप्शन है। ई पार्ट, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द बी सी इज। हमारे पास ये गिवन है, एक एंगल गिवन है, एक लेंथ गिवन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे रेशो के फार्मूले हैं उनसे से हम सोल्व करना, और इन ऑप्शन में से कोई एक वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है, वो किसके लिए, बी सी, बी सी इसका यहाँ पे बेस है। अब मुझे ये एंगल दिया है इसने 40, 40 के हिसाब से मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। मुझे ये निकालना है, ये मेरा x हो गया, ये 10, यानी कि कुल मिला के मेरे पास एक परपेंडिकुलर है, मेरा ये परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस में मुझे फार्मूला चाहिए। परपेंडिकुलर और बेस के हमारे पास कौन कौन से फार्मूले हैं, एक तो है, थोड़ा लिख के ही देख लेते हैं, पी बी बी एच एच बी। अब मुझे चाहिए पी और बी में फार्मूला, तो पी और बी में ये मेरा थर्ड वाला बन रहा। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ पी बाई बी इज इक्वल टू है टेन थीटा, और पी बाई बी इज इक्वल टू टेन थीटा। पी है मेरा परपेंडिकुलर यानी कि 10, और बी है मेरा एक्स मान लूँ या बी सी, जो मानना चाहो आप 2 मिनट के लिए वो मान लो, उसे चलो हम एक्स मान लेते हैं जब हमने एक्स मान रखा, और 10 थीटा मतलब 1040, या मैं कह सकता हूँ एक्स बराबर आ गया 10/1040। अब ये चीज़ तो मेरे ऑप्शन में यहाँ पे है नहीं, आप देख रहे होंगे ऑप्शन में ये चीज़ हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो अब हमें करना क्या है, इस 10 को ऊपर ले जाओ, तो ऊपर जाके क्या होगा, थोड़ी कलर ठीक नहीं है, कलर को थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। तो 10 को ऊपर ले गए, 10 ऊपर जाके कोट में बदल गया, तो x इजिकल टू हो गया 10 कोट 40। 10 कोट 40 भी हमारे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है, 10 में या साइन कोस में है, तो मैं इस कोट को 10 में बदल लूँगा। 10 में बदलने का क्या तरीका है आपको याद होगा, आपने अपनी क्लास में काफ़ी दफ़ा चेंज किया होगा। ये हो गया कोट 90 माइनस 50, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1050। तो ये देख लो ऑप्शन में है क्या, हाँ भाई 1050 हमारे पास ये रहा, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो सिलेंडर दिए हैं, पहले का नाम इसने C1 दे दिया, दूसरे का C2 दे दिया। आर टू सिलेंड्रिकल कैन्स, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इज फिल्ड इन कैन C1 अप टू द हाइट 10 सेंटीमीटर एंड ट्रांसफर्ड इन कैन C2। इसने कहा है हमारे पास एक सिलेंडर है, उसका नाम है C1, और दूसरा सिलेंडर है उसका नाम है C2। पहले में जो वॉल्यूम है, जो पानी है, वो इसने बाद में ट्रांसफ़र कर दिया C2 में। उसके लिए इसने हमें दिया हुआ है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, दूसरे की दे दी 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दे दी इसने हमें 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट इसने पूछ लिया हमारे से कितनी होगी, और उसे इसने एज्यूम किया है कि हो सकता है वो 20 सेंटीमीटर हो, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है। अब हमें ये चेक करना है करेक्ट है या रॉन्ग है। तो निकालने का सिंपल सा तरीका है, हमें पता है कि जब एक वॉल्यूम दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ तो V1 हमेशा बराबर होगा V2 के, दोनों वॉल्यूम बराबर है। इन वॉल्यूम को आपस में पुट करेंगे तो H निकल के हमारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। सोल्व करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ C1 बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ C2 के। दोनों सिलेंडर हैं तो दोनों का पाई आर स्क्वायर एच ही वॉल्यूम है, बट दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग है, तो एक को कैपिटल आर मान लेते हैं, एक को स्मॉल आर मान लेते हैं। तो हमारे पास हो गया आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच छोटा एच। तो यहाँ पे हो गया है हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, आर की जगह हो गया 10 इंटू गिवन है ये, और एच भी हमारी 10 ही है, यहाँ 5 गिवन है तो 5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई एच, 5 से 2 टाइम्स और 5 से 2 टाइम्स, तो मेरे पास जो एच आ गया वो आ गया 2 2 जा 4, 40 सेंटीमीटर
बट उसने हमें कितना दिया था 20। तो ये जो 20 है हमारा यहाँ पे ये रॉन्ग है, इसको हम नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी, यानी कि पहली स्टेटमेंट जो है मेरी ये रॉन्ग हो गई है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, पहली रॉन्ग है, दूसरी स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। द वेटेड सरफेस एरिया इन बोथ द सिलेंडर्स विल बी सेम। अब इसने कहा कि इनके अंदर जो गिल्ला सरफेस एरिया है वो दोनों का सेम होगा। अब गिल्ला सरफेस एरिया को समझना पड़ेगा पहले, सरफेस एरिया कौन कौन सा गिल्ला है। एक तो मेरे पास ये सिलेंडर का एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक तो सिलेंडर है, एक ये सर्किल है नीचे, ये दोनों सिलेंडर में सेम ही चीज़ है। यानी कि एक तो गिल्ला है मेरे पास ये सिलेंडर और एक है ये। अब इस चीज़ को पूछ रहा है ये मेरे पास कि दोनों का वेटेड सरफेस एरिया सिलेंडर का वो भी सेम है क्या, तो वो भी निकाल के देखना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कुल मिला के सिलेंडर बल्ब का वेटेड सरफेस एरिया और C2 का वेटेड सरफेस एरिया। अब क्या क्या होगा हमारे पास वेटेड सरफेस एरिया, C1 का सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका भी सेम सिलेंड्रिकल और बेस। तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। सेम वही चीज़ है, दोनों की हाइट और दोनों की रेडियस अलग अलग है। इसकी हमने हाइट अभी निकाल ली, वो कितनी आई है 40। इसकी हाइट गिवन है वो है हमारे पास 10। तो सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया क्या होगा इसका 2 पाई आर एच, आर कैपिटल एच कैपिटल, और बेस का एरिया क्या होगा, सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर का स्क्वायर। और इधर हमारे पास सिलेंड्रिकल है, सेम वही छोटी आर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आर एच डिफरेंट है दोनों के, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो मेरे पाई कॉमन आकर आपस में डिवाइड हो सकते हैं अगर मैं करना चाहूँ तो, या फिर पाई पाई में वैल्यू रख लूँ तो भी ना करना चाहूँ तो भी कोई ज़रूरत नहीं। तो हम यहाँ पाई पाई में वैल्यू रख लेते हैं क्योंकि बस मुझे तो ये चेक करना वो इक्वल है या नहीं है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, पाई कॉमन लेके अंदर बचा 2RH, यानी कि 2 इंटू 10 प्लस आर स्क्वायर हमारा 10 और इधर है मेरे पास बराबर लेके ही चलो यहाँ पे पाई कॉमन आ गया 2 पाई आर एच, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 40 और आर स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5। ये सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया 200 और ये हो गया 100, तो ये हो गया टोटल मिला के 300 पाई। बराबर में रह गया मेरे पास पाई, 5 टू जा 10 और 10 4 जा 40, वो 400, तो ये तो हो गया मेरे पास 400 प्लस 25, तो ये हो गया 425। एक आया है 425 पाई, एक आया है 300 पाई, ये तो किसी भी सूरत में बराबर नहीं है, तो हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये हो गया बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव एपी की टर्म्स दी हुई हैं और इसमें एक्स की वैल्यू पूछ ली है। तो एक्स की वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका है, अगर मेरे पास 3 टर्म्स एक्स वाई जेड हैं तो इस टर्म को अगर इसमें से और इस टर्म को इसमें से माइनस करें तो हमेशा इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूँ y माइनस एक्स बराबर होगा z माइनस वाई के। इसी हिसाब से हम इन तीनों टर्म को भी आपस में माइनस करके इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि x प्लस 10 में से अगर मैं 2x को माइनस करूँ और इसी प्रकार लास्ट वाली टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करूँ तो ये दोनों इक्वल आएंगे, जिससे हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। अभी x में से 2x गया तो माइनस के x और प्लस के 10 बराबर 3x प्लस 2, माइनस से ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस का x और माइनस का 10, यहाँ पे माइनस का x प्लस का 10 एज इट इज़, उधर 3x प्लस का है माइनस का x है तो 2x बचा और प्लस ये माइनस के बचेंगे, प्लस के 2 है माइनस के 10 है तो मेरे पास माइनस का 8 बचा। 2x प्लस का है, इधर माइनस का है तो इधर आके 3x हो जाएगा प्लस का x, ये इधर चला गया x के पास और माइनस का 8 इधर आके प्लस का हो गया तो ये जुड़ के 18 हो गया, 3 से 18 कैंसिल हो गया 6 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई है 6। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि 2 कार्ड ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड ऑफ स्पेड। 2 कार्ड ऑफ हार्ट्स, हार्ट के जो कार्ड होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, यानी कि रेड कार्ड हमारे पास कितने हैं 2, और जो स्पेड हैं वो ब्लैक होते हैं। स्पेड के जो कार्ड हो गए हमारे पास वो कितने हैं 4। आर रिमूव्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52, टोटल 52 है,
52 में से 4 और 2 6, टोटल 6 निकले हैं, तो हमारे पास कितने बच गए 46। ठीक है, टोटल आउटकम हमारे पास कितना रह गया 46। नाउ देखते हैं, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ द रिमेनिंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड इज। अब इसने पूछा है कि हमने इसमें से रैंडम एक कार्ड चुना है, तो वो ब्लैक कार्ड आने के कितने चांस हैं। हमें पता है कि टोटल कार्ड जो है हमारे पास उसमें ब्लैक और रेड इक्वल इक्वल होते हैं, यानी कि अगर 52 हैं तो हमारे पास 26 होंगे, तो 26 रेड हैं और 26 ब्लैक हैं। रेड हमारे कितने माइनस हो गए हैं इसमें से 2, और ब्लैक कितने माइनस हो गए, स्पेड ब्लैक हैं ये एक्चुअली, हाँ हमारे इसमें ब्लैक लिख देता हूँ, ब्लैक माइनस हो गया 4। तो मुझे इसने ब्लैक ही पूछा है कि ब्लैक आने के कितने चांस हैं, तो इसे देखते हैं। ये मेरे पास है टोटल 22 कार्ड, ब्लैक के कितने हैं 22, तो 22 टोटल आउटकम है 46। इसे डिवाइड कर लेते हैं 11 और 2 जा और 3 जा। यहाँ इसने सॉरी डिवाइड नहीं किया है, इसने यही ऑप्शन रखा, तो यही करेक्ट है, हमने इसे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसने डिवाइड नहीं किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। इसने कहा है मैट्रिसेस ए और मैट्रिसेस बी के बारे में, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ बिल्कुल सही बात है, ए बी पॉसिबल नहीं है, और उसका जो रीज़न दिया है इसने क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज़ पॉसिबल इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिसेस बी। बिल्कुल सही है, अगर मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है हमारा और वो मैट्रिक्स बी की रो के बराबर होगा तो ही हमारे इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, तो यानी कि बोथ ए एंड ट्रू, ए आर यानी कि असर्शन और रीजन दोनों के दोनों उसके ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग टेबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे किसने हमें टेबल दे दी है, इसमें से हमें एक्स और वाई निकालना है, पहले से समझना है क्या कह रहा। ट्री है कोई, उसकी हाइट दे दी है मीटर में और लेंथ दे दी है उसकी शेडो में, यानी कि ट्री जब कोई सूरज होगा तो उसके समय उनकी लेंथ के हिसाब से इतनी शेडो पड़ रही है उनकी ट्री की अलग अलग, तो ये कुल मिला के रेशो है। अगर कोई लेंथ है उसी के अगेंस्ट उसकी शेडो है, तो ये एक रेशो है। यहाँ पे हमें इसने रेशो दे दिया है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी क्योंकि लेंथ और शेडो का है मिक्सचर। तो मेरे पास क्या है कि जब 7 फीट हाइट है तो उसकी रेशो, उसकी जो शेडो है वो 5 है, तो जब x हाइट होगी तो 15 कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 या 15 और ये आ जाएगी हमारी 21। इसी तरह 7/5 35/y, 7 से 5 टाइम हो जाएगा, y आ जाएगा 25 सॉरी, और 21 और 25 हमारे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक आर्टिकल दिया है ए, वो ख़रीदा गया है 300 रुपीज़ में और 12% उस पर जीएसटी लगा, बट वो एक्सक्लूडिंग है। एक्सक्लूडिंग है मतलब इस प्राइस से अलग है जीएसटी इस पर। और आर्टिकल बी हमारा ख़रीदा गया है 800 रुपये में, 800 रुपीज़ में, और उस पर भी जो जीएसटी है वो एक्सक्लूडिंग है, उस पर लगा है 5%। टोटल अमाउंट इसने इंक्लूडिंग जीएसटी पूछ लिया। ठीक है, तो अमाउंट निकाल लेते हैं। मेरे पास जो फर्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल जो है ए, आर्टिकल ए है वो ख़रीदा गया है 300 रुपीज़ में, और उस पर जो जीएसटी है वो है हमारा 12%। तो यानी कि जीएसटी ऑफ आर्टिकल ए मेरा कितना हो गया 36 रुपीज़। तो आर्टिकल ए अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया 336। नेक्स्ट जो मेरे पास आर्टिकल बी है उसका जीएसटी निकाल लेते हैं। जीएसटी ऑफ आर्टिकल बी वो कितना है 800, और उस पर हमने परसेंटेज कितना दिया है 5 और डिवाइड बाई 100, 0 से 0, ये हो गया 40 रुपीज़। तो इसका अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट ऑफ आर्टिकल ए, आर्टिकल बी सॉरी आर्टिकल बी, ये हो गया 800 प्लस 40, तो ये मेरे पास हो गया 840। तो इसने पूछा है यहाँ पे टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा आर्टिकल ए का अमाउंट प्लस आर्टिकल बी का अमाउंट
तो ये कितना है मेरे पास 336 प्लस 840, तो ये हो गया 11, 8 और 3 11 और 36 और 40 73। ये इसका आंसर है तीसरे नंबर का। गौरी इन्वेस्ट 9600 ऑन 100 शेयर। गौरी है, उसने इन्वेस्ट किए 9600 रुपये 100 शेयर के ऊपर। नहीं 100 शेयर के ऊपर नहीं है, 100 रुपीज़ के शेयर के ऊपर। जो जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। इसकी जो लैंग्वेज है उसे बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, खासतौर से शेयर्स के रिगार्डिंग। तो मेरे पास अमाउंट कितना है, इन्वेस्टेड अमाउंट है 9600। जो उसकी एनवी है शेयर की, जो नॉमिनल वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। और एट मार्केट वैल्यू कितनी थी उसकी, 80 रुपये पे। यानी कि एनवी थी उसकी, नॉमिनल वैल्यू थी 100 और मार्केट वैल्यू जब उसने खरीदा थी वो कितनी, 80 रुपये के। इफ़ द कंपनी पेज 10% डिविडेंड देन हीज टोटल डिविडेंड इज। अब मुझे उसका टोटल डिविडेंड निकालना। डिविडेंड परसेंट कितना दे दिया उसने, डिविडेंड परसेंट है यहाँ पे 10%। तो सबसे पहले मुझे शेयर की वैल्यू निकालनी है, शेयर की क्वांटिटी निकालनी है, फिर डिविडेंड निकाल लेंगे। शेयर की क्वांटिटी निकालने का सबसे आसान तरीका है टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी निकाल रहे हैं हम शेयर की। टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टेड है, टोटल अमाउंट या टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट लिख लो यहाँ पे, तो भी एक ही बात है। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट और डिवाइड बाय क्या है हमारा, मार्केट वैल्यू। एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है, टोटल हमने इसमें कितना लगाया है 9600। मार्केट वैल्यू क्या है 80। 8 से कितनी दफ़े हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि टोटल मेरे पास 120 शेयर हैं। क्वांटिटी आ गई 120। अभी यहाँ पे मुझे एक का डिविडेंड निकालना है, उसे मल्टीप्लाई कर देना है 10 उसके साथ, 120 के साथ, तो मेरा टोटल उसका डिविडेंड आ जाएगा कि उसे कितने प्राइस डिविडेंड का मिला है। तो सिंगल डिविडेंड निकालने का क्या तरीका है, डिविडेंड ऑफ 1 शेयर, वो कैसे निकलेगा, आपका 1 शेयर का डिविडेंड निकलेगा नॉमिनल वैल्यू पे। हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। तो नॉमिनल वैल्यू है 100, डिविडेंड परसेंट है 10, तो उसके लिए बाई 100, 100 से 100, तो मेरा आ गया 10 रुपीज़। एक शेयर पे जो उसे अर्निंग हो रही है वो 10 रुपये की हो रही है, तो 120 पे कितनी होगी टोटल अर्निंग होगी उसकी, ये 120 गुना 10, तो ये हो गया है 1200 रुपये। तो इसका आंसर है यहाँ पे थर्ड वाला। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + kx + 2 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ k इज़। इसके इक्वल रूट्स दे दिए हैं, बट किस कंडीशन में, अगर k की वैल्यू हमें पता हो कि क्या होगी तब। तो इक्वल रूट्स का हमें पता है, क्या मान सकते हैं हम, इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि b² - 4ac 0 के बराबर होगा जब भी इक्वल रूट्स होंगे। तो इससे कंपेयर करके निकाल लो हमारी इक्वेशन से ABC। इक्वेशन गिवन है हमारे पास 2x² + kx + 2 = 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। तो a बराबर आ गया मेरा क्या, a बराबर आ गया है 2, b बराबर आ गया है k और c बराबर भी आ गया 2। वैल्यू पुट कर दो b² - 4ac में। b² का मतलब हो गया k का स्क्वायर माइनस 4, a का 2 है और b का भी, c का भी 2 है, तो बराबर है 0। तो k² बराबर हम लिख सकते हैं 4 × 4, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, या मैं k बराबर लिख सकता हूँ ±4। यानी कि इसके इक्वल रूट तब होंगे जब k की वैल्यू ±4 होगी। इन इक्वेशन का क्वेश्चन है, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। द सॉल्यूशन सेट फॉर इन इक्वेशन, इक्वेशन दे दी है, उससे हमें n की वैल्यू, इसकी x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें से कौन सा उसका सॉल्यूशन सेट हो सकता है। पहले सबसे पहले x को निकाल लो कि उसकी रेंज कहाँ तक जा रही है। जब सोल्व करेंगे तो रेंज मिल जाएगा, तभी हम इसमें से चूज़ कर पाएंगे कि हमारे से कौन सा क्वेश्चन करा रहा है। ठीक है, पहले कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका। चलो ये लेते हैं। मेरे पास है 5 माइनस के 2x > x - 10। सोल्व करते हैं इनइक्वालिटी को।
जो हमारी फिगर्स हैं, फिगर के पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पास माइनस का 2x है, x इधर आकर माइनस का हो गया, 5 उधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस के 10 और माइनस के 5, ये हो गया माइनस के 3x और वो हो गया उधर माइनस के 15। 3 से 15 कट गया, माइनस का x बराबर हो गया माइनस के 5 के। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, माइनस को माइनस से मत काट देना। इस तरह की सिचुएशन में एक ही तरीका है सोल्व करने का कि बोथ साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करो। माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह रिवर्स होगा, ये चिन्ह रिवर्स होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये चिन्ह रिवर्स होकर ऐसा हो जाएगा। यानी कि 5 जो है 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। अब इसने कहा है जो मेरा x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 और 5, या तो 5 के बराबर हो सकता है या 5 से हो सकता है, तो ये इसका सेट बन जाएगा 1 से लेकर 5 तक। इस कंडीशन पे ये इसका आंसर है, 1 से लेकर 5, ये वाला। यहाँ पे दिया है लाइन परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन इज। कोई लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे और निकल के कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से। मैं पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसी के ऊपर कोई लाइन है मेरी यहाँ पे 3x, ये मान लो कोई लाइन है, ये लाइन होगी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, ये जो गिवन है। और इसी से होते हुए कोई लाइन यहाँ से ऐसे ओरिजिनल, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया हमारा 0 0, यहाँ से जा रही है और इस पर परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री क्रिएट कर रही है। अब इस लाइन को बताना, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, सिंपल है, मुझे किसी तरह एक तो कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गया, इस लाइन पे कोऑर्डिनेट है 0 0, बट मुझे इसका किसी तरह स्लोप मिल जाए और मैं यहाँ पे अपने आप ही ये इक्वेशन निकाल दूंगा। तो स्लोप निकालने के लिए आसान तरीका, मुझे इस लाइन का स्लोप निकाल लूँगा, वो इसके साथ रिलेशन में। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं जो उसने कहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x माइनस के 4y इज इक्वल टू 5 एक लाइन गिवन है, इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए मुझे y को अकेला करना पड़ेगा, तो y को पॉजिटिव करते हैं। 3x माइनस के 5 इज इक्वल टू 4y, 4y इधर आ गया, 5 इधर आ गया। अब इसे रिवर्स करके लिख लेते हैं, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और y को बिल्कुल अकेला करते हैं तो मेरे पास हो गया 3/4x माइनस के 5/4। इस 4 को मैं राइट साइड में ले गया डिवाइड के अंदर और मैंने उनका एलसीएम ब्रेक कर दिया। अभी मैं से यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँगा इस इक्वेशन को, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्लोप चाहिए, स्लोप होता है m। तो m इज इक्वल टू आ गया मेरा 3/4, m इज इक्वल टू 3/4 आ गया है। एक स्लोप मिल गया, ये m1 हो गया, ये इस लाइन का स्लोप है, ये जो ये लाइन जा रही है, ये जो मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप है m1 और वो कितना आया मेरा 3/4। इस लाइन का मुझे स्लोप चाहिए, उसे बोल लेंगे m2। तो m1 और m2 में अगर वो परपेंडिकुलर हैं, एक रिलेशन होता है, हमें याद होगा कि अगर हम m1 m2 की मल्टीप्लाई करें तो वो -1 के बराबर होगा। m1 मैंने अभी निकाला है 3/4, m2 मुझे चाहिए और -1 राइट साइड में, तो m2 बराबर आ गया हमारा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 ऊपर और 3 नीचे, 4/3, बट रहेगा किस चीज़ का, माइनस का। m2 भी आ गया मेरे पास। अब लास्ट चीज़, मुझे इस लाइन की इक्वेशन जो चाहिए, इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन का जो हमारा तरीका है वो क्या है, y माइनस y1 m x माइनस x1। y1 और x1 कहाँ से मिलेंगे मुझे, ये है, क्योंकि उसने ओरिजिन पे इस पॉइंट को बताया है कि लाइन टच करके जा रही है, तो x1 ये रहा, y1 ये रहा। तो y माइनस 0, m मेरा है माइनस के 4/3 और x माइनस 0। इस 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3/0 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 कुछ नहीं बचा, -4 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के 4x, तो ये भी इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक हमारे पास पोलिनोमियल दे दिया, उसके रिमाइंडर का पता करना है या जो भी है आगे सोल्व करना है। इज डिवाइडेड बाई, उसे डिवाइड करना है x+1 से, x-2 से, और उसके लिए कंडीशन दे दी क्या, कि वैल्यू ऑफ k इफ़ द सम ऑफ द टू रिमाइंडर्स इज 1। यानी कि अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो एक रिमाइंडर आएगा, इससे डिवाइड करूँगा एक रिमाइंडर आएगा। मान लो वो रिमाइंडर 1 आया, वो रिमाइंडर 2 आया, और जब हम रिमाइंडर 1 को प्लस करेंगे रिमाइंडर 2 में तो वो 1 के बराबर होगा, ये इसने हमें कहा है, ये 1 के बराबर दिया। ठीक है,
रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका है, जो पहला दिया उसे इसमें पुट करो वैल्यू में, और जो दूसरा दिया उसे पुट करो, कहीं ना कहीं कोई वैल्यूज़ आएंगी के वेरिएबल में, उन्हें इसमें फिल करो और एक वहाँ से के की वैल्यू मुझे मिल जाएगी जो ये मुझे निकलवाना चाह रहा। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब सोल्व करते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले x+1 लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है मेरे पास R1 के लिए, R1 निकालना मुझे, तो R1 क्या होगा मेरा, x+1 है, पहले इसे करते हैं। x+1 बराबर 0 लिया तो x बराबर आ गया -1। और मेरा पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल है px बराबर x³ प्लस kx प्लस 8 इंटू x प्लस k। यहाँ पे -1 लिया है मैंने, तो -1 को इसमें पुट करूँगा तो -1 की क्यूब प्लस k -1 प्लस 8 माइनस के 1 प्लस का k। सोल्व कर लेते हैं। -1 की क्यूब हमेशा माइनस होती है, माइनस प्लस k के साथ -1 की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस के k और प्लस का 8, और बाहर में इसके साथ मल्टीप्लाई है माइनस का 1 और प्लस का k। -1 एज इट इज़, माइनस बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का k तो हो गया है प्लस का k, और जो प्लस का 8 था ये हो गया है माइनस का, और प्लस का k एज इट इज़। एक के जुड़ के हमारे पास कितने हो गए हैं, 2 के, और एक माइनस का 1 है और एक माइनस का 8 है, तो ये हो गए हैं माइनस के 9। यानी कि जो मेरा R1 आया है वो आया है 2k - 9। अब मैं देखता हूँ अपने R2 के लिए। सेकंड कंडीशन है मेरी R2 की, सॉरी R2 की, तो R2 के लिए मेरे पास गिवन है क्या, x-2। तो x-2 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2। इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, जो मेरा क्या था, x³ प्लस kx प्लस 8 और इंटू में है x, और यहाँ पे प्लस का k। x की जगह हम पुट कर देंगे प्लस का 2 है, तो यहाँ पे हो गया 2 की क्यूब प्लस k इंटू 2 प्लस 8, और फिर यहाँ पे 2 प्लस का k। वैल्यूज़ जो आई, 2 की क्यूब हो गया 8, 2 की k में मल्टीप्लाई करी तो 2k और प्लस का 8 एज इट इज़, और 2 बाहर मल्टीप्लाई में है प्लस का k। फाइनल सोल्व करते हैं। 2 की k में मल्टीप्लाई हुई 4k और 8 जस्ट 16 और प्लस का k। 4k और 1k मिल के हो गए हैं 5k, और 16 और 8 कितने हो गए हमारे, 24। पूरी वैल्यू प्लस में ही आएगी। तो ये आया है मेरा R2। अब इसने जो मुझे कहा था मुझे आगे सोल्व करना, आगे क्या कहा है इसने मुझे, आगे कहा है कि अगर मैं R1 को R2 में प्लस करता हूँ तो उसका सम 1 आएगा। तो R1 R2 को प्लस कर दो। R1 है मेरे पास 2k - 9, R2 है 5k प्लस 24 इजिकल टू 1। 2k और 5k हो गया मेरा 7k, 24 में से 9 गए, ये गया 14 में 9 गए 5, 15 प्लस के इजिकल टू 1। 15 उधर जाकर माइनस का हो गया 7k, माइनस के 14 बचेगा, 7 2 जा, और k की वैल्यू आ गई माइनस के 2। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a एंड b आर 2 पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले जो पॉइंट दिए हैं उनकी वैल्यू निकाल लो भाई। a x एक्सिस पे है तो a का पॉइंट तो हो गया हमारा 4 और 0, और b y एक्सिस पे है तो ये हो गया 0 और 4, यानी कि a एंड b मेरे पास पॉइंट आ गए हैं। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b के मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए, a बराबर ये और b बराबर ये। P इज़ ए पॉइंट ऑन ए बी के ऊपर कोई पॉइंट है यहाँ पे P, ये दिख रहा है, सच दैट AB रेशो PB 3:1। इसने दे दिया AB और PB का जो बीच में रेशो है वो। यूजिंग सेक्शन फार्मूला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब यहाँ पे पॉइंट के P के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोई बात नहीं, ईजी है, निकल जाएगा। फार्मूला लगाना है सेक्शन का, तो सेक्शन का फार्मूला यहाँ हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसके पॉइंट P X और Y मान लूँ, ठीक है, तो तब हमें इसे सोल्व करना है। ये मेरा m हो जाएगा, ये मेरा n हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है सेक्शन का, P X Y इजिकल टू होगा x कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा m x2 प्लस n x1 m प्लस n, और दूसरा y के लिए क्या होगा y2
प्लस एन वाई वन और ये हो जाएगा एम प्लस एन। ये x के लिए है, ये हमारा y के लिए है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। x की जगह मुझे x निकालना है m है मेरा 3, x2 ये रहा 0, एक सेकेंड, इसे x2 ये y2 ये x1 और ये y1। x2 है मेरा 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस n है मेरा 1 और x1 हो गया मेरा 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 m प्लस n। इसी तरह y के लिए y इज इक्वल टू m है मेरा 3 और y2 मेरा कितना होगा, y2 है मेरा 4, यहाँ पे है y2 ये रहा, प्लस n है मेरा 1 और y1 है मेरा 0, तो नीचे है 3 प्लस 1। सोल्व कर लो। 3 की 0 में मल्टीप्लाई हुई 0 और 4 में प्लस किया 4 और डिवाइड बाई 4, तो पहला तो आ गया 1। दूसरा है मेरे पास 4 3 जा 12, ये x के बराबर 1 आया। y को देखते हैं, 4 3 जा 12, 1 की 0 में मल्टीप्लाई की 1, तो 12 बाई आ गया 4, तो y आ गया 3। यानी कि मेरे पास x और y क्या आए, मेरे x y आ गए हैं 1 और 3। तो P पॉइंट भी आ गया मेरे पास, ये मेरा P पॉइंट है। अब इसके बाद जो इसने लास्ट पूछा है मेरे से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू AB। अब एक लाइन बतानी है जो P से तो जा रही है और परपेंडिकुलर है AB पे, यानी कि वो यही लाइन है जिसके बारे में वो मेरे से बात कर रहा है। इसी लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी। इस पे ये पॉइंट भी मिल गया है, ये परपेंडिकुलर है। अब मुझे एक तो स्लोप चाहिए, एक कोऑर्डिनेट मेरे पास अवेलेबल है, P इज इक्वल टू मेरे पास है 1 3, बट मुझे इसका स्लोप चाहिए, स्लोप मिसिंग है। तो स्लोप निकालने का क्या तरीका है, दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लो, वो इस पर परपेंडिकुलर है, वो यहाँ फिल हो जाएगा। दूसरी लाइन से स्लोप कैसे निकलेगा, यहाँ कर लेता हूँ, नहीं तो जगह कम पड़ेगी। दूसरी लाइन से स्लोप निकालने का तरीका है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कहाँ है दूसरी का, ये अभी हमने पहले ही वैल्यू पुट कर रखी थी एयर b की, x1 y1 इस तरह करके। तो y2 है हमारा 4, y1 है हमारा 0 और x2 है हमारा 0 और x1 है हमारा 4। तो मेरे पास आ गया 4 बाई माइनस 4, तो मेरा वैल्यू आ गई माइनस के 1। यानी कि मैं कह सकता हूँ मुझे m1 जो मिला वो माइनस के 1 है, और मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो रिलेशन क्या होगा m2 निकालने का, m1 इंटू m2 बराबर माइनस के 1। तो मैं कह सकता हूँ m1 की वैल्यू मेरी क्या है, m1 की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है, m1 की वैल्यू है माइनस के 1 इंटू m2 और ये माइनस के 1, माइनस के 1 से माइनस का 1 और माइनस माइनस से माइनस, कुछ भी कह लो, कुल मिला के एक पॉजिटिव m1 हमारा m2 1 आ गया है। अब मुझे निकालनी है इक्वेशन। मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है P और उसका स्लोप भी है, बस निकल जाएगी। तो तरीका क्या है, वही आपको याद होने चाहिए। मेथड जो है y माइनस y1 m x माइनस x1, ये रहा हमारा x1 y1। तो y की जगह माइनस के 3, y1 की जगह माइनस 3 हो जाएगा, m की जगह 1 हो जाएगा और x1 की जगह माइनस के 1 हो जाएगा। कुल मिला के y माइनस 3 x माइनस 1, या मैं कह सकता हूँ x माइनस वाई, ये y तो इधर चला गया और 1 इधर आ गया, तो ये प्लस का हो गया, तो इज इक्वल टू माइनस के 2। ये इक्वेशन है। नेक्स्ट है द गिवन फिगर शोज ए सर्किल विद सेंटर ओ पॉइंट्स ए डी बी सी लाई ऑन द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द गिवन सर्किल एंड एंगल ए ओ बी 108 इफ आर्क ए डी बी इज इक्वल टू 2 आर्क बी सी फाइंड इतना 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 ये एंगल निकालने। मैंने सर्किल को थोड़ा सा बड़ा बना लिया, उसमें समझ में नहीं आएगा। पहले तो एक चीज़ है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट समझना है जरूरी, क्या ए डी बी बराबर है 2 इंटू आर्क बी सी। आर्क ए डी बी कौन सा है, ये वाला, ये आर्क इसके दुगना है, तो यानी कि अगर इसका एंगल जो होगा वो इस एंगल का दुगना है। अगर मैं इसे x मान लूँ तो ये 2x है। आर्क जो एंगल बनाते हैं वो रेशो में रहते हैं, यानी कि अगर ये x बना रहा है तो ये 2x बनाएगा, ये क्लियर है। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये आई होप ये आर्क वाला फंडा समझ में आ गया होगा। यहाँ सेंटर ले लेते हैं O, 4 हमारे सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट हैं उसके हिसाब से, कौन कौन सा, A, एक यहाँ D है, एक यहाँ B है और एक ये C है। सारे के सारे इसने मिला दिए। पहली चीज़ तो ये है कि ये सारी की सारी रेडियस हैं, ये जो भी एंगल बनाएंगी बिल्कुल इक्वल बनाएंगी।
यानी कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। अब जो जो गिवन है मेरे पास मैं वो लिख लेता हूँ। इसने यहाँ से इसे भी इसे मिला दिया, ठीक है। अब इस सोल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा सा, देखते हैं क्या क्या चीज़ समझ में आती है। सबसे पहले इसने दिया मुझे AOB, ये मेरा 108 है, ये एंगल 108 है। अगर ये 108 है, इसने ये आर्क इसका दूना दिया तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया हमारे यहाँ पे, ये हो गया 108 का आधा 54, ठीक है। ये 108 है तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, ये रेडियस है तो ये दोनों बराबर एंगल बना रहे हैं। ये हो गया 108 बचा हमारा कितना 72, 72 का आधा हो गया 36। ये टोटल एंगल हो गया है ये वाला 36 और ये भी पूरा एंगल हो गया 36। अब ये 54 है तो मेरे पास बचा यहाँ पे 126, तो 126 का आधा एंगल ये बराबर होगा 126 का आधा कितना हो गया 2, 2 6 या 12 63, ये है 63, ये भी मेरा 63। अभी मैं और क्या निकाल सकता हूँ यहाँ पे, चलो जो भी है अब देखते हैं। अब मुझे निकालना सबसे पहले AC और B, ACB चाहिए। सोचते हैं कैसे निकलेगा। ये मेरे पास टोटल 108 है, इसे थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। ये मेरे पास यहाँ से लेके ये 108 है, ठीक है। ये मेरे पास 150 खाली 54 है, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना हुआ, ये हो गया 8 4 12 और 5 10 15 और 162, यानी कि ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 162। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं क्योंकि रेडियस पे बने हुए एंगल हैं। तो ये बचे 18, तो 18 में से ये हो गया 9 डिग्री और ये हो गया 9 डिग्री, ठीक। अगर मैं इस लाइन को यहाँ ऐसे मिला दूँ, इस लाइन को ऐसे मिला दिया मैंने, अब इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा वो देखते हैं। पहले ACB निकाल लेते हैं क्योंकि ACB पूछा है इसने मेरे से। ये टोटल एंगल है 63, टोटल है मेरा 63 और इसमें से ये 9 है, ये निकल जाएगा तो एंगल ACB आ जाएगा जो इसने मेरे से पूछा। यानी कि ACB अगर मुझे एंगल निकालना है तो टोटल 63 में से मुझे 9 को माइनस करना है, तो 13 में से 9 गई 4, तो ये आ गया 54। उसके बाद चाहिए मुझे एंगल CAB। CAB कहाँ है मेरा, CAB देखते हैं। CAB को निकालते हैं। CAB बराबर होगा इस एंगल के, ये जो एंगल है, ठीक है। इसको दूसरी चीज़ से समझते हैं। ये देखो ये जो एंगल है यहाँ पे, ये इसी आर्क पर बने हुए, एक ही आर्क है मेरे पास। हाइलाइटर लेता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर हो। ये देखो एक ये बना हुआ एंगल, ये सेमी आर्क पे ये एंगल बन रहा जो इसने मेरे से पूछा। अगर ये 54 है तो ये भी 54 होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये भी 54 है, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, ADB, एंगल ADB, एंगल ADB, ADB, ADB में ADB नहीं, वो नहीं है, ADB, ये वाला मुझे ये एंगल चाहिए ये। तो इस एंगल को निकालने के लिए थोड़ा सा पुराने कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, ADB चाहिए, इसी से एक आर्क ले लो ऊपर कहीं भी ऐसे। अगर ये मेरा 108 है तो ये मेरा कितना बचा उसका आधा 54, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल 180 बनाते हैं। अगर ये 54 है और 180 बनाएगा तो ये D 180 माइनस 54 हो जाएगा। इसे कह सकते हैं हम 180 माइनस 54। तो ये एंगल कितना हो गया 6 और साथ में 5 गए तो 126 डिग्री। ये इसका आंसर है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, 2 या 3 पर वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हमें, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए GP इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड। अब GP की जो 3 टर्म्स हैं हम वो कैसे लेट करते हैं। GP और AP में तीनों टर्म, ये 3 टर्म का एक बहुत ही मतलब रटा रटाया मेथड है, इसमें लेट करना होता है। तो GP की बात हो रही है तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारी 3 टर्म्स हो जाएंगी, उन्हें लेट कर लेते हैं पहले। लेट 3 टर्म्स ऑफ GP, वो क्या है, वो है हमारी R
पहली हो जाएगी ए बाई आर, दूसरी हो जाएगी ए और तीसरी हो जाएगी ए आर। ये हमने 3 टर्म इसकी लेट कर ली। अब जो भी इसने हमें कंडीशन दी है उन्हें देख लेते हैं। क्या उनका प्रोडक्ट तो है 1। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं ए बाई आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटू ए आर, तो किसके बराबर आना चाहिए 1 के। तो r से तो r डिवाइड हो गया, मैं यहाँ पे मिला मुझे a की क्यूब बराबर 1 या a बराबर 1। दूसरी इसने क्या कंडीशन दी थी, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जेपी इज 39/10। इनका अगर मैं तीनों का सम करूं, हमेशा प्रोडक्ट को पहले लेना, उससे a की वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि r से r डिवाइड हो जाएगा, तभी दूसरी चीज़ लेना, चाहे कुछ भी दो। इसको मैंने देखना स्किप करके पहले ये वाली ली है, तो अब भी पहले हमेशा प्रोडक्ट लेना, बाद में जो दूसरी चीज़ दी है उसको लेना। ये इसका पैट मेथड है। ए आर प्लस ए आर, अगर हम उन तीनों का सम कर रहे हैं तो मेरे पास आ रहा है 39/10। तीनों को सम कर दो। सम के लिए मैं पहले ए की वैल्यू पुट कर दूंगा। ए की वैल्यू है मेरे पास 1/r प्लस 1 प्लस आर, हर जगह मैंने 1 रख दिया एक ही जगह। 39/10 1 है, उधर चला जाएगा, आर की वैल्यू इधर ही रहेगी, तो 1/r, और चलो इसे ऐसे लिख ही लेते हैं पहले, 39/10 माइनस के 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने आर को, तो ऊपर हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर, इधर हो गया 10 एलसीएम लिया, तो 39 में से 10 माइनस होगा तो 29/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 10 आर स्क्वायर, इस 10 की आर में हुई, आर स्क्वायर में हुई तो 10 आर स्क्वायर, 10 की 1 में हुई तो प्लस के 10, और इधर हो गया 29 आर। इधर ले आओ इसको, 10 आर स्क्वायर माइनस के 29 आर और प्लस के 10 इजिकल टू 0। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं। इसके ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई होकर तो 100 आ जा और जुड़ के 29 आ जा, तो ऐसे हो जाएंगे 25 और 4। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। 10 आर स्क्वायर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस के 25 आर और माइनस के 4 आर प्लस के 10 इजिकल टू 0। यहाँ से इसमें से कॉमन आ गया हमारे पास क्या, 5 और r, अंदर बच गया 2r माइनस के 5, यहाँ पे कॉमन आ गया माइनस के 2, अंदर बच गया r माइनस 2r माइनस 5 बराबर 0। ब्रैकेट कॉमन आ गया, 2r माइनस 5, अंदर बचा ये 5r और माइनस के 2, तो बराबर 0 है। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को लेंगे 0 के बराबर, r की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। एक आ गई है 5/2 और एक आ गई है 2/5 लेने से। अब दोनों सूरतों में हमें वैल्यू बतानी है। कैसे, अगर हमारा इफ़ r बराबर 5/2 है तब, तो हमारी क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, कहाँ गया, ये हमने लेट की थी, इसको ले लो, a/r, यानी कि a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 5/2। अगर ए आर लें, ए आर बराबर होगी ये, तो 5/2 हो गया, ये हो गया मेरा 2/5। दूसरी वैल्यू ए ही थी तो ए बराबर हो गया 1, और तीसरी वैल्यू है ए आर, तो यानी कि 1 × 5/2। तो तीनों वैल्यू क्या निकल कर आई, एक 2/5, एक 1 और एक 5/2। और इफ़ मैं दूसरी लेता हूँ यहाँ पे 2/5, इफ़ r बराबर 2/5 हो तब क्या होगा, तो ए आर तो हो जाएगा मेरा 1 × 2/5, नहीं पहले वो नहीं है, पहले जो है वही लो। इफ़ r बराबर अगर हम लेते हैं 5 क्या था 2/5, तो हमारे पहली वैल्यू माननी थी हमने a/r, तो a/r बराबर हो जाएगा 1/2/5, तो जो हो जाएगा 5/2। दूसरी a है तो वो 1 हो जाएगी, तीसरी है ar, तो ar का मतलब 1 × 2/5, तो ये वैल्यू निकल कर आई 2/5। तो मेरे पास 3 वैल्यू कौन कौन सी आई, 5/2, 1 और 2/5। ये ही हमारे आंसर है, एक ये है और एक ये है।